तो साख और प्रतिष्ठा की लड़ाई में उपचुनाव ने योगी आदित्यनाथ को लीड दे दी है, लेकिन एकमात्र मिल्कीपुर सीट ऐसी है जहां की जीत हार एक बार फिर नैरेटिव सेट करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि हिंदुत्व यहां सबसे बड़ा मुद्दा था और है। ऐसे में मिल्कीपुर का जातीय समीकरण हम पहले आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, इस आधार पर किसका वोट कितना। ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55,000, जहां से खुद अवधेश प्रसाद आते हैं। गैर पासी दलित की बात करें 50,000, मुस्लिम 30,000, राजपूत आते हैं 25,000। यानी मुकाबला जातीय समीकरण के लिहाज से बराबरी का नजर आता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा चला तो सिर्फ पीडीए। हालांकि वही पीडीए फिर उपचुनाव में फेल होता दिखा। उपचुनाव की जीत से क्या संदेश निकला है, हम आपको अब वो भी दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि मोरल हाई है बीजेपी योगी आदित्यनाथ का। पहला, पीडीए नैरेटिव को बड़ा झटका लगा है। दूसरा, पीडीए नैरेटिव से ही जोड़ते हुए पीडीए में शामिल एक का विस्तार नहीं चल पाया। ये कोशिश अखिलेश यादव ने खूब की। अखिलेश यादव एक को अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े तीनों से जोड़कर पीडीए का विस्तार कर रहे थे और इसके तहत 90% की आबादी वो खुद बताते थे। लेकिन उपचुनाव ने बता दिया उनकी पीडीए विस्तार की योजना विफल हुई। ना तो अल्पसंख्यक कैंडिडेट की जीत हुई और ना ही कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए, ना ही आधी आबादी कोई कमाल दिखा पाई, जिससे 5 महिला कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे। अब आगे देखिए, अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग भी नहीं चली। कैसे? सबसे बड़ा दाव इस उपचुनाव अखिलेश यादव ने बीजेपी के गढ़ गाजियाबाद में चला था, दलित कैंडिडेट उतारकर। यहां पूरी तरीके से ये फॉर्मूला फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि अयोध्या अगर हम जीत सकते हैं तो गाजियाबाद भी। नहीं हुआ। 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी का मनोबल भी हाई है। इसका कारण ऐसी तमाम सीटें हैं उपचुनाव की जहां यकीनन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अपने गढ़ करहल में समाजवादी पार्टी मुश्किल से जीत हासिल कर पाई। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कटेरी में दिग्गज नेता लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, उनको हार का सामना करना पड़ा। सपा का यह किला ढह गया और खैर में हार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और सबसे अहम असर, दूरगामी परिणाम वाला जिसे आप कह सकते हैं, वो ये कि इंडिया, जी जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एकजुटता पर सवाल खड़ा होता है। उपचुनाव में अखिलेश यादव अकेले बीजेपी से लड़ते रहे। सीटों पर बात न बनने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचा। तो जाहिर है मिल्कीपुर में भी अखिलेश यादव को बीजेपी का सामना अकेले दम पर करना है और इस विपक्षी एकता को देखते हुए मिल्कीपुर भविष्य में एक बेहद अहम कड़ी साबित होने वाला है। कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ, याचिका दाखिल करने वाले गोरखनाथ और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने इसका स्वागत किया। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, राह जोह रही है, तारीख का इंतजार कर रही, कब हमारे हाथ में वोट देने का मौका आवे तो हम अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताए। जिस तरह अवधेश प्रसाद को जिता करके पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चुनाव को तो राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से मिल्कीपुर सीट की जीत का दावा भी शुरू हो गया। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं होगी। वोटरों को रोक करके चुनाव जीत गए हैं, तो अब मिल्कीपुर का चुनाव करा रहे हैं। बीजेपी सारी की सारी सीटें हार रही थी अगर वो प्रशासन शासन के बल पे अपने मतदान नहीं किया होता तो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सीट पर जीतोड़ मेहनत करके कमल का फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा बनी। पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मिश्र जीते थे। इसके बाद 2 बार कांग्रेस जीत पाई, जबकि सीट से सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव जीते, जिन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन 2 बार मिल्कीपुर से विधायक बने। 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जबकि दूसरी बार बीएसपी प्रत्याशी के रूप में। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिसमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है। जबकि सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था।
चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक मिल्कीपुर में 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,430 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,381 है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। सबसे हॉट सीट बनी मिल्कीपुर का रण आसान नहीं होगा। समीकरण भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और उपचुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह की राजनीतिक तल्खी देखने को मिली है, राजनीतिक नारों को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रहे हैं, उसकी तपिश अब मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी साफ देखी जाएगी। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि मिल्कीपुर सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, तो समाजवादी पार्टी भी यहां पर जीत को दोहराने के लिए पूरी ताकत जरूर लगाएगी। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।